नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं 2024 के चुनावी रण में हर रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। हर रोज राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उम्मीदवारों के ऐलान हो रहे हैं, नाम वापस लिए जा रहे हैं, फिर कुछ और ऐलान किए जा रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश बेहद खास हो जाता है। 80 सीटों के दंगल में हर दिन नया दिलचस्प देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में दो लड़के या कहें दो खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के दो लड़कों की जोड़ी ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव कन्नौज से पर्चा भर चुके हैं और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से ताल ठोक सकते हैं। अखिलेश के कन्नौज से मैदान में उतरने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अखिलेश के विरोधी कह रहे हैं कि अब मुकाबला भारत पाकिस्तान का होने वाला है। आखिर क्या है कन्नौज में अखिलेश की रणनीति, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने समझाने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ही नहीं, खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी भी रायबरेली से अपनी किस्मत आजमाएंगी। दूसरे फेज की वोटिंग के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम तय हो सकते हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि 1 मई को राहुल गांधी अमेठी से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और 3 मई को प्रियंका गांधी पर्चा भरेंगी। हालांकि कांग्रेस अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन खबर यह है कि उम्मीदवारी के ऐलान से पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी पर बीजेपी सनातन विरोधी होने का दावा करती है। ऐसे में कांग्रेस का यह फैसला 2024 की रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। क्या है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश प्लान, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब से कुछ ही घंटे के बाद दूसरे चरण के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में तमाम राजनीतिक दलों ने ऐसे कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान पर हैं जिन पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हुई हैं। और दूसरे चरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर के अलावा अभिनेता से नेता बने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल और बीजेपी की हेमा मालिनी तक चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में कौन कौन से दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज की शुरुआत आज 2 तस्वीरों के साथ करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश यादव ने तो कन्नौज से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और इस दौरान उनके साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव भी मौजूद थे। कन्नौज में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा और इस सीट से अखिलेश यादव के नामांकन के साथ कन्नौज का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है कन्नौज की यह सीट, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक को मैदान में उतारा है। सुब्रत पाठक ने 2019 में आम चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को इस सीट से हराया था। और दूसरी खबर यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। मेरे सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी 1 मई को अमेठी से नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक राहुल गांधी के नाम पर मोहर
नहीं लगाई है। अमेठी सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 2004, 2009, 2014 में राहुल गांधी लगातार अमेठी से सांसद बने थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था, जिसके बाद 2024 के दंगल में राहुल गांधी को बीजेपी लगातार अमेठी से चुनाव लड़ने का चुनौती दे रही थी, जो अब सूत्र बता रहे हैं कि तय माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश के इन दो लड़के एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनावी लीग और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अमेठी, कन्नौज दोनों ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट रही है, पारिवारिक सीट रही है। 1999 से लेकर 2019 तक कन्नौज सीट पर मुलायम सिंह का परिवार का कब्जा रहा है। साल 1999 में मुलायम सिंह यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़े थे। उसके बाद उनके परिवार के लोग लगातार इस पर चुनाव लड़ते रहे। कन्नौज लोकसभा सीट से ही अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, वो भी साल 2000 में, और 2012 तक अखिलेश यादव कन्नौज सीट से सांसद रहे। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इस सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से सांसद चुनी गई थी। 2014 में दूसरी बार डिंपल यादव कन्नौज से सांसद बनी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी कर दी। सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को 12,353 वोटों से हरा दिया था। इस तरीके से डिंपल यादव को हराकर 21 साल बाद कन्नौज में भगवा झंडा रहा। एक बार फिर से अखिलेश यादव कन्नौज पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कन्नौज के सियासी मैदान में अखिलेश यादव के उतरने के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक बार बार अखिलेश यादव को चैलेंज कर रहे थे। पहले समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से अखिलेश के भतीजे और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट काट दिया गया। जबकि समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप को कन्नौज से प्रत्याशी बनाया, तो इस पर सुब्रत पाठक ने कहा था कि मुकाबला भारत और नेपाल के बीच होगा। अब जब खुद अखिलेश यादव मैदान में आ गए हैं, तो बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने कहा कि मुकाबला दिलचस्प हो गया, क्योंकि लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। इस पर अखिलेश यादव ने भी उनको जवाब दिया है अपने अंदाज में। उन्होंने कहा कि 6 गेंद पर 6 छक्के मारेंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए किस तरीके से कन्नौज में चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज होती जा रही है। चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि राहुल गांधी भी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनावी दंगल में उतर सकती हैं। दूसरे चरण में केरल के वायनाड पर मतदान होना है। इस सीट से राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता एनजी राजा से है, लेकिन इस दौरान सभी की नजरें उत्तर प्रदेश की 2 हाई प्रोफाइल सीटें यानी रायबरेली, अमेठी पर टिक गई। इन दोनों सीटों पर 26 अप्रैल को नामांकन शुरू होंगे और सूत्रों का यह कहना है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली सीटों से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इन सीटों पर उम्मीदवार के ऐलान से पहले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पूरी टीम सनातन विरोधी होने का दावा करती है।
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से लेकर हर चुनावी रैली में कांग्रेस सनातन विरोधी बताने में लगे हुए हैं। मैं आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए नरेंद्र मोदी किस तरीके से राहुल गांधी पर, उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दें। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए, और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे में चुनावी मौसम में राम मंदिर का दर्शन कर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने विरोधियों को जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में वायनाड टू अमेठी राहुल गांधी का प्लान क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। राहुल गांधी के प्लान को समझ लीजिए। 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग होगी, जिसके बाद 27 अप्रैल को राहुल गांधी अमेठी का दौरा होगा। फिर 30 अप्रैल को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं राहुल गांधी। उसके बाद 1 मई को अमेठी पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं राहुल गांधी। इस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं। वहीं रायबरेली से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 3 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकती हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। राहुल गांधी 2 बार अमेठी से लोकसभा सांसद रहे हैं, जबकि रायबरेली से वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी लगातार जीत का परचम लहराती रही। सोनिया गांधी ने 2019 में घोषणा की थी कि उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। चूंकि उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया था, तब से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। सोनिया गांधी 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ी थी और जीत हासिल की थी। उसके बाद 2004 में वो पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। 2014 में जब वो देश में मोदी लहर थी, उस दौरान भी सोनिया गांधी ने 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद हर चुनाव में सोनिया गांधी ने रायबरेली से बड़ी जीत दर्ज की थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रायबरेली के साथ दशकों से पारिवारिक संबंधों को छोड़कर जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा जाने का फैसला किया तो वो काफी भावुक हो गई थी। सोनिया गांधी के इस फैसले के बाद से रायबरेली सीट को लेकर सवाल उठ रहे थे, और इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कई बार यह मुद्दा उठाया था। सोनिया गांधी पर तंज कसा था। वो तंज क्या था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। आपने बड़ी उदारता पूर्वक भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सम्मान में उनको भी राजस्थान से राज्यसभा में भेजा। ये ठीक है, वो काफी समय बीमार रहे, लेकिन क्या कभी राजस्थान में उनको फिर से देखा आपने? और अब उनके एक दूसरे नेता को आपने बचाने की कोशिश की राजस्थान वालों ने। जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, मैदान भाग के इस बार राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। कांग्रेस की इतनी हाल खराब है भाइयों, आपने बड़ी उदार। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवध क्षेत्र में पड़ने वाली अमेठी भी गांधी परिवार के लिए बेहद खास रही है। गांधी नेहरू परिवार की तरफ से 1 या 2 नहीं, बल्कि 5 लोगों ने अमेठी लोकसभा सीट से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। राहुल गांधी ने भी अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत अमेठी से की थी और वहीं से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेठी में 2004 में परिवार की सियासी विरासत राहुल गांधी ने संभाली थी। राहुल गांधी ने पहले ही चुनाव में शानदार जीत हासिल की। अमेठी में
राहुल गांधी ने बीएसपी उम्मीदवार चंद्र प्रकाश मिश्रा को 2,90,000 वोटों से ज्यादा हराया था, तब बीजेपी अमेठी में तीसरे स्थान पर रही थी। 2009 के चुनाव में राहुल गांधी को दूसरी बार अमेठी से जीत हासिल हुई, तब राहुल गांधी ने बीएसपी के आशीष शुक्ला को 3,70,000 वोटों से ज्यादा हरा दिया था, तब भी बीजेपी अमेठी में तीसरे नंबर पर रही। 2014 में राहुल गांधी ने अमेठी से तीसरी बार जीत दर्ज की थी, तब राहुल गांधी ने 1 लाख से ज्यादा मतों से बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी को चुनाव जीत लिया था। स्मृति ईरानी ने आखिरकार स्मृति ईरानी ने 2014 की हार का बदला 2019 में ले लिया था, चूंकि वो हार गई थी, 2019 में वो जीत गई। 2019 के चुनाव में एक बार फिर से स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आमने सामने थे। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज्यादा वोटों के अंतराल में राहुल गांधी को हरा दिया था, और एक बार फिर से ये फाइट 2024 में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये उम्मीद की जा रही है, सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो ये दो तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम हो जाएंगी। तब से लगातार राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी लगातार हमला पर हमला कर रही है। इस चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज कर रही हैं। अब अगर राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर से चुनाव लड़ते हैं तो यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, और इस मुकाबले पर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की नजर होगी। वैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से चुनावी मंच से परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के अलावा कन्नौज से अखिलेश यादव ने अपनी पारंपरिक सीट पर पर्चा भर दिया। ऐसे में एक बार फिर से परिवारवाद पर हमला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों पर निशाना साधा है। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए चुनावी मंच से किस तरीके से वो हमला बोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं, या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनावी लीग का पहला मैच खेल लिया गया है, अब दूसरे मैच की बारी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें दूसरे चरण पर है, जो अब से कुछ घंटों के बाद होनी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों पर वोट डाली जानी है। अब से कुछ घंटे के बाद लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में तमाम दलों को ऐसे कई दिग्गज नेता मैदान में हैं जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इस चरण में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और शशि थरूर के अलावा अभिनेता से नेता बने भारतीय जनता पार्टी के मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल भी लगातार हॉट सीट में बने हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी की हेमा मालिनी, ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत कई दिग्गज नेता तीसरी बार जीत दर्ज कराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसी सीटों के बारे में बताना समझाना चाहता हूं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीटें। इसमें सबसे पहले बात करते हैं केरल के वायनाड की। केरल के वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई की एन राजा और एनडीए के उम्मीदवार के सुरेंद्रन से होगा, यानी वायनाड में मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। इसके बाद नंबर आता है कांग्रेस के नेता शशि थरूर का। दूसरे चरण में शशि थरूर की भी किस्मत दांव पर है। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राजीव चंद्रशेखर से है और लेफ्ट के पनियर रविंद्र से होगा। अगला नंबर आता है
हेमा मालिनी का उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक। मथुरा में भी दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। मथुरा में बीजेपी ने अपनी सिटिंग सांसद हेमा मालिनी को चुनावी मैदान में उतारा है। हेमा मालिनी का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर और बीएसपी के सुरेश सिंह से होने की उम्मीद है। 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भी मतदान होना है। अब से कुछ घंटों के बाद गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी ने सिटिंग सांसद महेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। महेश शर्मा के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने महेंद्र नागर और बीएसपी के राजेंद्र सिंह सोलंकी इस वक्त चुनावी मैदान में है। तो नोएडा भी काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। दूसरे चरण के रामायण के राम यानी अरुण गोविल की किस्मत भी दांव पर है। अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से अपना प्रत्याशी बनाया है। अरुण गोविल के सामने समाजवादी पार्टी ने सुचिता वर्मा, तो बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। यह सीट भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने जाति वोट को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का साथ छोड़कर आए शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। दूसरे चरण में बिहार की पूर्णिया सीट न सिर्फ राज्य की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, बल्कि दिल्ली तक की निगाहें पूर्णिया पर टिकी हैं, क्योंकि इस सीट से पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, तो जेडीयू संतोष कुशवाहा और आरजेडी लाल के वीमा भारती चुनावी मैदान में हैं। ये तमाम वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जो दूसरे चरण में बहुत ज्यादा फाइट देखने को मिल सकती है, और इन तमाम सीटों पर अब से कुछ घंटों के बाद वोटिंग होनी है। दूसरे चरण के लिए मतदान की तमाम विसात बीत चुकी है, तमाम तरह की तैयारी हो चुकी है, और कुछ घंटों के बाद आप अपने घर से निकलेंगे। जहां जहां पर वोटिंग होगी आप वोट जरूर करेंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने घर से निकलिए, अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपका मत, आपका वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।